हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इमसाल यूपी बोर्ड 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्होंने क्लास 10th की उर्दू चूज़ की है अपने सब्जेक्ट के तौर पे, यानी उन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को सेलेक्ट किया है। तो आप उर्दू की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान पे आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटजी अपनाई है। यानी हम आपको इम्तिहान से पहले पहले सारा सिलेबस आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। हमने शुरुआती वीडियोस में उर्दू कवायद व ज़बान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और आज की वीडियो क्लास में हम आपको बतलाएंगे गज़ल किसे कहते हैं, नज़्म क्या है, मरसिया क्या है। इन तीन असनाफ़ सुखन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली हर बार पूछा जाता है। यानी आपको असनाफ़ सुखन में से कोई भी सिन्फ दे दी जाएगी और किसी एक पर आपको मुख्तसर और जामे नोट लिखना होता है। तो हम पहले बात करने वाले हैं गज़ल के बारे में। यानी अगर आपको गज़ल पर एक मुख्तसर और जामे नोट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ में अगर नज़्म पर एक मुख्तसर और जामे नोट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, मरसिया के ऊपर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, जो भी डाउट्स आपके असनाफ़ सुखन के बारे में हैं। और इसी के साथ साथ में कुछ जो आपके मारूज़ी सवालात आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड की परीक्षा में, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। गज़ल उर्दू की मकबूल मकबूल आम सिनफ़ सुखन है जो फ़ारसी से उर्दू में आई। उर्दू में से बहुत से शोरा ने इसी से अपने कलाम की शुरुआत की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि गज़ल किस ज़ुबान से आई है, तो आपको ध्यान रखना है फ़ारसी से उर्दू अदब में आई है। हाली, जोश, हसरत, इकबाल, फैज़, असगर, जिगर वगैरह ने गज़ल को फ़रोग़ दिया। बनावट के एतबार से गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं, जिसको मतला कहा जाता है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मतला किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा गज़ल के पहले शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ कहते हैं, उसको मतला कहते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ अशार उसी काफ़िया व रदीफ़ पर आ जाते हैं तो बितरतीब मतले सानी और मतले राबे कहा जाता है। सालिस का मतलब तीसरा, राबे का मतलब चौथा। मतले सालिस यानी तीसरा मतला और मतले राबे यानी चौथा मतला। हम बात करते हैं गज़ल के माना क्या है। गज़ल के माना महबूब से मोहब्बत की बातें करना है, मगर ये दुरुस्त नहीं कि इन ख़यालात के ना होने पर गज़ल ना होगी। फिर भी मौलाना हसरत मोहानी के बकौल गज़ल की बेहतरीन किस्म आशिकाना है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। ये गज़ल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट खुसूसियत है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है और पूरे माने रखता है। यानी गज़ल का पहले शेर से और दूसरे शेर के साथ में कोई मानवी रब्त नहीं होता है। गज़ल में शायर अपने दिली जज्बात ज़ाहिर करता है। गज़ल उर्दू शायरी के कदीम तरीन और ख़ास सिन्फ़ है। गज़ल में ख़ारजी हुस्न मसलन गैसू, रुख़सार, चेहरा और जिस्म की वज़ह का भी इज़हार मिलता है और हुस्न व इश्क की दाखिली वारदात और अंदरूनी कैफ़ियत का भी। इसलिए गज़ल को सब्जेक्टिव सिन्फ़ भी कहा जाता है। हम आगे बात करते हैं। गज़ल हुस्न व इश्क की तर्जुमान और मोहब्बत की दास्तान है। इसमें रम्ज़ व किनाया, तशबीह व इस्तिआरा का सहारा लिया जाता है। इसमें रफ्ता रफ्ता तसव्वुफ़, अखलाक और दुनियावी ख़यालात भी नज़्म किए जाने लगे। जिससे गज़ल हुस्न इश्क तक महदूद न रही। जब तक दुनिया में चांदनी, बहार, नगमा, जवानी, बुलबुल गुल और सब्ज़ा व सहरा मौजूद हैं, गज़ल भी जिंदा व ताबिंदा रहेगी। रशीद अहमद के बकौल गज़ल एक ताजमहल है। गज़ल की मकबूलियत में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। आप बताइए तखल्लुस किसे कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें मक्ता किसे कहते हैं।
तो आपका आंसर और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को हम कहते हैं मक्ता। उसको हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं असनाफ़ सुख़न में मरसिया के। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माना रोना मातम करना के हैं। रोना मातम करना के हैं। असल मरसिया से मुराद ऐसी नज़्म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उस पर रंज व गम का इजहार किया जाए। लेकिन उर्दू में मरसिए का एक ख़ास मफ़हूम मुतय्यन हो गया है, यानी मरसिया ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। बाकी तमाम की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। मसलन हाली का मरसिए गालिब, इकबाल का मरसिए दाग वगैरह, इनको हम कहते हैं शख्सी मरसिया। इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर लिखे जाते थे और उनके लिए कोई ख़ास शक्ल भी मुकर्रर नहीं थी। चुनांचा शुरू में मरसिए गज़ल की शक्ल में भी लिखे गए और 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए। कहा जाता है कि सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की असल शक्ल इस्तेमाल की। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मुसद्दस को मकबूलियत हुई और फिर मरसिए के लिए सिर्फ यही असली शक्ल मखसूस हो गई। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मरसिए के ताल्लुक से वो है कि मरसिए के अज्जाए तरकीबी क्या है। ये चीज़ आपको जब भी मरसिए के ऊपर आप नोट लिखें एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है। मीर ज़मीर ने मरसिए के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए जो हस्ब ज़ेल हैं। मरसिए के अज्जाए तरकीबी कौन कौन है, पहले उनको हम जान लेते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन। ठीक है, इस तरह से 8। तो टोटल कितने हो जाते हैं? मरसिए के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। पहला आपका है चेहरा। चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा मरसिए की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर मुख्तलिफ ऐसे मज़ामीन नज़्म करता है जिनका मरसिया के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे सुबह का मंज़र, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेथबाती, सफ़र के मसाइब, अपनी शायरी की तारीफ़, हम्द नात मनक़बत वग़ैरह। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है अज्जाए तरकीबी में, वो आपका है सरापा। सरापा किसे कहते हैं? इसमें मरसिए के हीरो के कद्दो-कामत, खद्दो-खाल और दीगर औसाफ का बयान किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो अज्जाए तरकीबी में वो है रुखसत। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि रुखसत किसे कहते हैं। इस हिस्से में हीरो को मैदान में जाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त लेते हुए और तमाम अजीज़ों से रुखसत होते हुए दिखाया गया है। चौथा पॉइंट है आमद। आमद किसे कहते हैं? इस जुज़ में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजर कशी होती है। इसी झेल में घोड़े की मुबालगा आमेज तारीफ भी नज़्म की जाती है। रज्ज़ किसे कहते हैं? रज्ज़ किसे कहते हैं? रज्ज़ किसे कहते हैं? हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ, अपने बुज़ुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी को बयान करता है। दुश्मन की फ़ौज जिसके पहलवान से मुकाबला होता है वो भी अपने असलाफ की बहादुरी का बयान करता है। छठा पॉइंट यहाँ पे अज्जाए तरकीबी में वो है जंग। हीरो मुकाबिल फ़ौज की किसी नामवर पहलवान से या पूरी फ़ौज से बड़ी शुजाअत और बहादुरी से लड़ता है। जंग के बारे में हीरो की तलवार और घोड़े की तारीफ भी की जाती है। शहादत। हीरो मैदान जंग में दाद शुजाअत देते हुए बिलाखिर दुश्मनों के हाथों से ज़ख्मी होकर शहीद हो जाता है। मरसिए के इस जुज़ में इसी शहादत का बयान इंतहाई असर अंदाज में किया जाता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है बैन। ये मरसिए का आखिरी जुज़ होता है। कुछ लोग उसे अलहदा जुज़ शुमार नहीं करते बल्कि शहादत ही में शामिल करते हैं। इस आखिरी हिस्से में उस मंज़र की तस्वीर कशी की जाती है जब हीरो की लाश पर उसकी अइज़ा बिलखुसूस औरतें उसकी खूबियों का बयान करके रोती हैं। मुख्तलिफ अइज़ा के जज्बात फ़नकाराना अंदाज में पेश किए जाते हैं। अनीस को बिलखुसूस इस सिन्फ में कमाल हासिल है। मरसिए के आखिरी 2 अज्जा यानी शहादत व बैन
उसका असल मौजू होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि मरसिए का असल मौजू क्या होता है, तो आपका आंसर होगा शहादत व बैन। उनकी कामयाबी पर मरसिया और मरसिया निगारी की कामयाबी का दारो मदार होता है। मरसिए का बुनियादी मकसद रोना रुलाना और रोने की तरगीब देना है। यही वजह है कि शहादत और बैन की पेशकश में शायर अपना सारा ज़ोर कलाम सर्फ कर देता है और अपने अशार को असर व तासीर का मुरक्का बनाने की कोशिश करता है। अनीस और दबीर और उनके पैरों की मरसियों में मरसिए के अज्जा आम तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मरसिए में ये तमाम अज्जा हों और उसी तरतीब के मुताबिक हों। बाज़ मरसिए ऐसे भी हैं जिनमें शहादत का बयान नहीं है, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद के वाक़यात नज़्म किए गए हैं। ऐसी सूरत में अज्ज़ाए मरसिया का इल्तिज़ाम मुमकिन नहीं है। इस तरह से हमने गज़ल के ऊपर एक मुख्तसर नोट कैसे लिखेंगे, मरसिया के ऊपर एक मुख्तसर नोट कैसे लिखेंगे, तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि नज़्म किसे कहते हैं। तो नज़्म के लुग़वी माना होता है लड़ी में मोती पिरोना। नज़्म के दूसरे माना इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के भी हैं। उर्दू में एक अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ दो मफ़ाहीम में इस्तेमाल होता है। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुक़ाबिल के तौर पर बोला जाता है और उससे मुराद पूरी शायरी होती है, और इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल होते हैं जो हयत के एतबार से नस्र नहीं है। मख़सूस व महदूद मफ़हूम में नज़्म शायरी की उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें ख़ास मौज़ू पर तसलसल कलाम के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है। नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं। अब ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नज़्म को अगर मख़सूस व महदूद मफ़हूम में समझने की कोशिश करें तो नज़्म एक ऐसा नज़्म जिसमें ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है। और नज़्म की एक सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये होती है कि नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौज़ू के तहत या उससे बंधे हुए और जुड़े होते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना होता है। इर्तिक़ा भी नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है। तवील नज़्मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह होता है, मुख्तसर नज़्मों में इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में भी उभरता है। नज़्म की इन ख़ुसूसियात की रोशनी में ये कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा जितने भी असनाफ़ शायरी हैं वो सब नज़्म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी चंद अलग अलग ख़ुसूसियात की बिना पर कुछ असनाफ़ हैं, इसलिए उन असनाफ़ को नज़्म ना कहकर उन्हीं नामों से याद किया जाता है। दरअसल एक सिनफ़ सुख़न के एतबार से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर है और जिन मानों में हम आज इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं उसका तसव्वुर पहले ज़माने में नहीं था। इसलिए अक्सर नज़्म के लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है जो दूसरी ज़ुबानों के अदब से ली गई है। कुछ असनाफ़ जैसे गीत, दोहा, सोनेट वगैरह को भी उन्हीं नामों से पुकारा जाता है, हालांकि बुनियादी तौर पर ये सब नज़्म ही हैं। नज़्म के लिए ना तो हकीकी शक्ल की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी की हकीकी शक्ल में भी मुख्तलिफ़ किस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़्में और आज़ाद व मुअर्रा नज़्में भी लिखी गई हैं। इसी तरह कोई भी मौज़ू नज़्म का मौज़ू हो सकता है। अब हम बात करते हैं हकीकी शक्ल के एतबार से मोटे तौर पर नज़्म की तीन किस्में होती हैं। नंबर एक पाबंद नज़्म, नंबर दो नज़्म मुअर्रा, नंबर तीन आज़ाद नज़्म। हम बात करते हैं कि पाबंद नज़्म किसे कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाते हैं। नए अंदाज़ की ऐसी नज़्में भी जिनके बंदों की साख्त मुरवजा हैतों से मुख्तलिफ हो या जिनके मिसरों में क़ाफ़ी की तरतीब मुरवजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर हों और उनमें क़ाफ़ी का कोई न कोई हिस्सा ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़्म कहलाती हैं। मसलन मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीबबंद, तरजीहबंद, गीत, दोहा वगैरह। मुख्तसरन पाबंद नज़्म किसे कहेंगे? ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। हम बात करते हैं नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म
جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو۔ تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پابند نظم میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ نظم معرہ جس کے تمام مصرے تو برابر ہو مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم غیر مقفع یا بے قافیہ کہا جاتا تھا، کچھ لوگوں نے اسے نظم عاری بھی کہا ہے، آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں آزاد نظم کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے، قافیہ ضروری نہیں۔ دیکھیے تینوں میں ڈفرینشیٹ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پابند نظم میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اور نظم معرہ میں جس کے تمام مصرے برابر ہوتے ہیں ان میں قافیہ نہیں ہوتا۔ آزاد نظم میں نہ تو قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی ہوتی ہے، یعنی جس کے مصرے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں آزاد نظم۔ اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے غزل، مرثیہ اور نظم کے بارے میں ریئل ایگزام میں ایک مختصر نوٹ کیسے لکھیں گے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔